गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं, है ना। जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर एक छोटा सा चैप्टर है, बट इससे मैक्सिमम मेडिकल में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, मेंस में भी कभी कभी आ जाता है। तो हम लोगों ने चैप्टर तो पढ़ा ही है, बट एक बार क्विक रिवीजन करता है जल्दी से कि कैसे कैसे किया जा सकता है वन शॉट में। ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमर का चैप्टर है। इसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कि पॉलीमर होता क्या है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है ना, उसके यूजेस क्या क्या है, ये सब हम थोड़ा इसमें देखते हैं। तो जब आप पॉलीमर पढ़ते हैं तो पॉलीमर्स है ना, बेसिकली पॉली जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉली है ना प्लस मर्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मिनी, और मर्स का मतलब क्या होता है आपका, यूनिट। व्हेन मेनी यूनिट कंबाइंड टुगेदर देन इट फॉर्म्स व्हाट, पॉलीमर। अच्छा, व्हेन मेनी यूनिट कंबाइंड, अगर बहुत सारे यूनिट कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल, है ना। तो पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय व्हाट, लिंकिंग स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, है ना, और लिंकिंग टुगेदर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जिसको जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है जिससे पॉलीमर्स बनता है उसको मोनोमर्स बोलते हैं। Polymer always consists of hundreds or thousands, 100 to thousands of monomer unit, so they are high molecular masses, है ना। जब भी आप कहते हो कि पॉलीथीन है तो पॉलीइथीन जो है हम किससे बनाते हैं, इथीन से बनाते हैं। तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से लिंक करते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। और जब वो 1000 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाएगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि आप अगर इथीन लेते हैं, इथीन अगर आपने लिया तो इसका C2H4 आपने लिया, तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो कार्बन का 12 होता है, 12 टू 24 हो गया, और प्लस 4 28 हो गया। तो ये 28 ग्राम है, सपोज कर लीजिए आप, है ना। हमने लिया एक 1 मोल, अगर C2H4 लिया तो 28 ग्राम लिया। तो ऐसे अगर आप क्या करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसके मोलर मास को कंबाइन करते जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते जाएंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल पॉलीमर्स जो होते हैं यार मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, बट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ऐसा जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ना पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं, है ना। बेसिकली पॉलीमर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया था बच्चा, टू टाइप्स में। कौन कौन सा, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अच्छा, होमोपॉलीमर नाम से पता चल रहा है, होमोपॉलीमर द पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। आप देखेंगे जब पॉलीमराइजेशन करेंगे उस पॉलीमराइजेशन के टाइम में सिर्फ एक ही मोनोमर यूज किया गया है पॉलीमर बनाने के लिए, तो हम उसे होमोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत सारा दिखाऊंगा आपको। और फिर क्या होता है बच्चा, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है बच्चा, पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर नोन एज कोपॉलीमर, है ना। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो आपको समझ में आया होमोपॉलीमर में क्या करते हैं हम लोग, का पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। और हेट्रोपॉलीमर में हम क्या करते हैं, द पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक है, मोनोमर्स, है ना। तो एग्जांपल्स अगर आप होमोपॉलीमर्स देखेंगे तो आपको होमोपॉलीमर बनाना है। आप सपोज करो स्टार्च बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, ग्लाइकोजेंस बनाते हैं, इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, पीवीसी बनाते हैं, पीबीए बनाते हैं, ऐसा। तो स्टार्च बनाने के लिए हम लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, जो कि बायोमोलिक्यूल्स में आपको काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में, है ना। सेलुलोज अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज से करते हैं, है ना। ग्लाइकोजेंस करना है तो अल्फा डी ग्लूकोज हम यूज करते हैं। इंसुलिन बनाना है तो फ्रुक्टोज यूज करते हैं। पॉलीथीन बनाना है तो इथिन यूज कर रहे हैं। ऐसे आप देख रहे होंगे कि हमने सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स है। नाइलॉन 6 है तो कैप्रोलेक्टम यूज करते हैं, है ना। वैसे नाइलॉन 5 भी हम बना सकते हैं, जिसको हम वेलोलेक्टम बोलते हैं। ठीक है। और भी देखो आप, पैन ले सकते हैं, पॉलीस्टायरीन ले सकते हैं, ठीक है, पॉलीस्टायरीन ले सकते हैं, टेफ्लॉन ले सकते हैं। ये सब में आप देखेंगे तो जो मोनोमर है वो क्या है, एक ही है। पॉलीक्रायोनाइट्राइल है तो एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टायरीन है तो स्टायरीन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है तो टेट्राफ्लोरोइथीन यूज कर रहे हैं, है ना। पॉलीमिथाइल, है ना, मिथ मिथ एक्राइलेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मिथाइल मिथ एक्राइलेट यूज करते हैं। ये कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पॉलीमिथाइल, है ना, मिथ एक्राइलेट है, उसके मोनोमर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कोपॉलीमर को। कोपॉलीमर बच्चा इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोपॉलीमर। अब होता क्या है बच्चा,
कि हेट्रोपॉलीमर में जैसे ये मोनोमर है आपका और इसका पॉलीमर, आपको नायलॉन 6,6 बनाना है। मैंने हेट्रोपॉलीमर में क्या बताया था कि मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर हमें यूज करना है ना। तो नायलॉन 6,6 जैसे अगर आपको बनाना है तो इसके लिए जो मोनोमर यूज करते हैं वो एडिपिक एसिड यूज करते हैं और हेक्सामिथिलीन यूज करते हैं। अगर नायलॉन 610 बनाना है बेटा तो हम क्या करते हैं, हेक्सामिथिलीन डायमीन हम यूज करेंगे सेम, और सेबसिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, और इसे सॉर्बिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो टेरिलीन या डेक्रोन पॉलिस्टर अगर आपको बनाना है तो इथिलीन ग्लाइकोल और हम लोग टेरेथेलिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप ग्लिप्टल बनाते हैं तो ग्लिप्टल इथिलीन ग्लाइकोल और हम क्या करते हैं, ये एसिड यूज करते हैं, है ना। इसको बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बुनाएस वैसे बना सकते हैं, बुनाएन। तो इसमें कंसर्न क्या है कि आपको देखना है कि मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज किया गया है। ठीक है, एबीएस होता है, एबीएस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। इसके लिए जो मोनोमर होता है, ए स्टैंड्स फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, बी स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, एस स्टैंड फॉर स्टायरीन। ये तीनों को जब मिक्स करके पॉलीमराइज किया जाता है तो एबीएस, है ना, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। सो दिस आर द सम एग्जांपल्स कि होमोपॉलीमर क्या है, हेट्रोपॉलीमर क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर दो बेटा, होमोपॉलीमर क्या होता है, द पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। हेट्रोपॉलीमर क्या होता है बेटा, द पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। ठीक है, और ये सारे कुछ एग्जांपल्स रह गए आपके। फिर अगर आप पढ़ेंगे बेटा तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ते हैं। सोर्स के बेसिस पे आपको पॉलीमर कहाँ कहाँ से मिलता है, ऑब्टेंड करते हो आप, है ना। तो सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर, है ना, इज ऑब्टेंड, है ना, फ्रॉम नेचर, है ना। और इफ इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर देन दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर सिंथेटिक भी होता है, सिंथेटिक मतलब मैनमेड है ना, वो आर्टिफिशियली हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। और फिर दूसरा जो होता है बच्चा वो हमारा क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अगर ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो, क्या होता है कि इनिशियली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, लेकिन हम डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं बाय एडिंग सम केमिकल, और फिर हम उस पॉलीमर को यूज करते हैं। तो इसे सेमी सिंथेटिक बोला है। ना ही 100% नेचुरल है, नहीं 100% वो क्या है, सिंथेटिक है। ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हम इसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। तो अब अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, तो द पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर, है ना, सिंपल। नेचुरल पॉलीमर क्या है, विच आर फाउंड इन नेचर। नेचर मतलब एनिमल और प्लांट से मिल रहा है ना। अब जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सिल्क हो गया, नेचुरल रबर हो गया, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, फिर वैसे ही आप पढ़ेंगे क्या, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर बेटा क्या होता है, इट इज मैनमेड। ये क्या होता है, मैनमेड पॉलीमर है, और इसे मैनमेड पॉलीमर बोलते हैं बच्चा। और आर्टिफिशियल पॉलीमर आप इसे बोल सकते हैं, विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय केमिकल्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स पॉलीथीन हो गए, पीवीसी हो गए, नाइलॉन्स हो गए, नियोप्रीन हो गए, टेरिलीन हो गए, टैन हो गया, पीवीए हो गया, टेफ्लॉन। तो ये सारे एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। कभी कभी बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो सब इसमें आपको ऐसे दे देंगे, और देने के बाद वो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम आर, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो उसमें कुछ नेचुरल का, सिंथेटिक का, सेमी सिंथेटिक का मिक्स करके देंगे। और इंटीजर टाइप पे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ये नेचुरल किसमें से कितने सिंथेटिक पॉलीमर, तो हमें यहाँ से ये डेटा याद करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, मॉडिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर है। मतलब 100% ना ही नेचुरल है और 100% ना ही सिंथेटिक है, उसको कुछ हम केमिकल ऐड करके बनाते हैं। जैसे सेलुलोज एसीटेट, है ना, या इसको रेयन बोलते हैं, है ना, सेलुलोज नाइट्रेट इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो सेलुलोज है, उसमें क्या करते हैं, एसिटिक एसिड ऐड करते हैं हम लोग, और फिर उससे बनाते हैं सेलुलोज एसीटेट। तो हमने क्या किया, 100% वो, है ना, 100% वो, है ना, वो क्या बोलते हैं हम, 100% वो नेचुरल नहीं है, और 100% नेचुरल नहीं है, और 100% सिंथेटिक भी नहीं है, इसलिए हम उसे ये करते हैं। ठीक है, और तो हमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का आइडिया लग गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया। अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। फर्स्ट वन क्या है बेटा, लीनियर पॉलीमर, सेकंड क्या है, ब्रांच एंड पॉलीमर, एंड थर्ड होता है नेटवर्क पॉलीमर, और 3D पॉलीमर भी हम उसे बोलते हैं। लीनियर पॉलीमर बहुत ही ईजी है बेटा। द मोनोमर, जो भी मोनोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम लीनियर ऐसे चेन बनाएंगे,
है ना। तो बहुत सारे बनाया, आप क्या करो ऐसे बना लो और एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है, तो ये ऐसे क्या होगा, फिट हो जाए एक दूसरे, है ना। तो द मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, है ना। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, द मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं आएगा। दिस चेन आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर टू गिव वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक आप रखेंगे तो एक वेल पैक्ड स्ट्रक्चर्स आएगा, है ना। और वेल पैक्ड स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी होने की वजह से हम लीनियर पॉलीमर को हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी बोलते हैं। और फिर क्या है, हाई टेंसाइल और कूलिंग स्ट्रेंथ होता है, इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और कूलिंग स्ट्रेंथ होगा। ठीक है बेटा, तो लीनियर पॉलीमर हमें पता चल गया। फिर हम क्या करते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर करते हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर लीनियर पॉलीमर जैसा ही होता है बेटा, बट इसमें क्या आएंगे कि, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट चेन होगा बट विद स्मॉल ब्रांचेस। अब खुद ही सोच के देखिए यहाँ पे कि अगर स्मॉल ब्रांचेस है और हमने एक यहाँ पे ऐसे बना दिया, इसमें भी ब्रांचिंग ऐसा है क्या, एक के ऊपर अगर हम एक रखेंगे तो वेल पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। तो अगर वेल पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, है ना, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, द मोनोमरिक और द मोनोमेरिक यूनिट और मोनोमर यूनिट नॉट ओनली कंबाइन टू प्रोड्यूस लीनियर चेन कॉल्ड मेन चेन बट ऑल्सो फ्रॉम व्हाट ब्रांच्ड ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन। तो हैव, अभी क्या होगा, लॉन्ग मेल्टिंग, इसका लो मेल्टिंग, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे और लो डेंसिटी होगा और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगा। लो डेंसिटी होने की वजह से ब्रांच चेन पॉलीमर को हम लो डेंसिटी पॉलीथीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, माइलोपेक्टिन होता है, ग्लाइकोजन होता है, वल्कनाइज्ड रबर होता है, पीवीसी होता है। ग्लाइकोजन से आप क्या कर सकते हो, जो ब्रांच्ड पॉलीमर है ये आप बायोमोलिक्यूल्स में देख सकते हो, वहां पे आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा। वल्कनाइज्ड रबर इसी चैप्टर में हम देख सकते हैं, है ना, ये सारे एग्जाम्पल। फिर क्या होता है बेटा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है कि इन दिस पॉलीमर लीनियर पॉलीमरिक चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म 3D नेटवर्क, ये एक 3D नेटवर्क फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है, और मतलब ये क्या हुआ, कुछ सल्फर से मतलब ऐसे लिंक हो जाएगा, है ना, ऐसे करके ये ऐसे, फिर नीचे अगर आप देखोगे तो कोई और है, ऐसे लिंक करता जाएगा और 3D नेटवर्क बनाएगा। कोई भी सल्फर हो गया और भी दूसरे एटम्स हो सकते हैं। तो in this polymer, linear polymeric chains are joined together to form what 3D network structure। जो नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रिटल होता है। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं ना, ये होता है इसके जो क्रॉस पॉलीमर के एग्जांपल्स होते हैं ना, अगर आप ले लो, जो घर पे आप स्विचेस यूज करते हो, है ना, स्विचेस, आप स्विच ले लो, वो हार्ड होता है ना, आप देखोगे उसे प्रेस करोगे हार्ड होगा, वो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगा। रिजिड भी होता है और ब्रिटल इन नेचर का होगा, मतलब अगर वो गिर गया तो वो, है ना, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। तो हार्ड है, ब्रिटल है और रिजिड इन नेचर का होता है। और दिस आर कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आपके होंगे बेकेलाइट्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, है ना, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड्स हो गया, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर सकते हैं, मॉलिकुलर फोर्सेस। मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स। बहुत ही आसान है बेटा, हमें पूरा डेफिनेशन याद नहीं रहा फिर भी चलेगा, लेकिन हमें जानना चाहिए कि इलास्टोमर्स में कौन सा किस टाइप का फोर्स रहता है, उससे क्या होता है ना। तो इलास्टोमर्स मतलब क्या होता है, बेसिकली इलास्टिक की नेचर है, रबर का एग्जाम्पल, आप उसे खींचते हो तो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, होता है कि नहीं, छोड़ते हो आप वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है। तो दिस हैव वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है ना, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पॉलीमेरिक चेन। ठीक है, इट हैज हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट डज इट मीन, उस जितना आप चाहो उतना खींच सकते हो, जितना फोर्स लगाओगे उतना, है ना, वो खींच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ, है ना, रैंडमली कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स चेन्स ऑफ इरेगुलर शेप हैविंग फ्यू क्रॉस लिंक्ड, कुछ क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, लाइक कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो गया, ऐसे कहीं पे क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। ऑल पॉलीमर्स ऑफ ब्यूटाडाइन, है ना, और एंड डेरिवेटिव्स ऑफ ब्यूटाडाइन इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। तो हम ये सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में आता है और नेचुरल रबर की कैटेगरी में आता है, विल डिस्कस, है ना, इन दिस चैप्टर लेटर इन दिस सेक्शन। ठीक है, अभी हम फिर से पढ़ेंगे फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, है ना। अब फाइबर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब टू मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि जो फाइबर है उसमें किस टाइप के बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किस टाइप के बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल पॉलिस्टर, ओरलोन, है ना, ये सब ले सकते हैं। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 टेरिलीन, पैन, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए फाइबर के। जो पैराशूट रोप होता है, रोप क्या है, वो भी एक प्लास्टिक है बट वो पॉलीमर के कैटेगरी में आता है बेटा। लेकिन वो बहुत क्या होता है, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना, जल्दी टूटता नहीं है। जो पैरासीलिंग करते हैं उसमें जो रोप यूज किया जाता है, ये सब। अब क्या होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। देखो वर्ड से ही पता चलता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार आपने प्लास्टिक बना लिया ना थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग से, तो वो जिस फॉर्म में सेट हो गया उसी फॉर्म में रहेगा। आप उसको फिर से रिसाइकलिंग करके, रिमोल्ड करके, है ना, मतलब अगर आपने शेप चेंज किया तो उसका रिसाइकलिंग रिमोल्ड होके फिर से उसके ओरिजिनल शेप और साइज में हम नहीं ला सकते, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक जो ऐसा प्लास्टिक है कि अगर आपने इससे कुछ बना लिया है पॉलीमर, तो उसके उसके शेप को डिस्ट्रॉय करके हम फिर से उसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग या रिमोल्डिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट इन नेचर का होता है, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो हार्ड इन नेचर का होता है। हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे अभी। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन जो होगा इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स होगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लाई कर रहा है बहुत वीक भी नहीं है और बहुत स्ट्रांग भी नहीं, इट लाइज इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। और these आर लीनियर पॉलीमर्स है, ये लीनियर पॉलीमर्स है विच आर हार्ड होता है एट रूम टेम्परेचर, बट दे बिकम सॉफ्ट और विस्कस ऑन हीटिंग। हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। दिस प्लास्टिक कैन बी व्हाट मोल्डेड इन अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप्स में लाया जा सकता है हीटिंग का। एग्जाम्पल इसके पॉलीथीन हो गए, पॉलीप्रोपाइलिन हो गए, पीवीए हो गया, बुनास हो गया, एक्सेट्रा। एक होता है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टनिंग एजेंट। अगर आपको प्लास्टिक को सॉफ्ट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें प्लास्टिसाइजर केमिकल है, ये है, आप उसे ऐड कर दो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोई प्लास्टिक देखते हो उसमें सॉफ्ट प्लास्टिक है वो, तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, प्लास्टिसाइजर्स, जिससे वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। समझ गया पॉइंट। फिर आप पढ़ेंगे तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर बनता है। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है वो क्या होता है, सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स व्हिच कैन नॉट बी मोल्डेड आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, है ना। तो सच टाइप ऑफ पॉलीमर व्हिच कैन नॉट बी मोल्डेड, मतलब उसको फिर से दूसरे शेप में नहीं लाया सकता है। एक बार जो शेप में चेंज हो गया सो हो गया, और फिर अगर आप उसको ट्राई करोगे शेप चेंज करके फिर से उसको ओरिजिनल शेप साइज में लाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन दिस पॉलीमर नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स आर इंक्रीज ऑन हीटिंग। जैसे जैसे अगर आप उसे हीट करते जाते हो तो क्रॉस लिंक, सपोज करो मैंने अगर बोला कि पहले ब्रांच पॉलीमर यहाँ से एक ही क्रॉस लिंक था, तो जैसे आप इसे हीट करोगे तो इसमें ये क्रॉस लिंकिंग बढ़ता जाता है। जैसे क्रॉस लिंकिंग बढ़ता जाएगा तो और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता जाता है, जिससे उसको रिसाइकलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन्स, मेलामिन, एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं, ठीक है। इसे हम क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। अब अगर कंसाइज फॉर्म में आप देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ये फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और दे आर लीनियर और स्लाइटली क्या होगा, ब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर। ये क्या होता है, दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन पॉलीमर, बट दे आर क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। तो आपको पता हो गया वो या तो लीनियर हो सकता है या तो स्लाइटली ब्रांच चेन पॉलीमर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ही होगा, हीट करने से और लिंकिंग इसकी बढ़ेगी। दे कैन बी इजिली सोफन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। इसको आसानी से सॉफ्ट किया जा सकता है हीट करने से और हार्ड किया जा सकता है कूल करने से, बट इट कैन नॉट बी सोफन ऑन हीटिंग। जितना ज्यादा उसे हीट करोगे वो उतना ज्यादा हार्ड होता जाता है ना, क्योंकि और वो लिंक्ड बढ़ता जाता है। हेल्ड टुगेदर बाय वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें वीक फोर्स लगता है और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड एंड मोर ब्रिटल इन नेचर। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो जनरली लो होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इसको हम लोग रिमोल्ड करके डिजायरेबल शेप में ला सकते हैं, इसको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स है ना, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल्स है, बट इसके एग्जांपल बेकेलाइट्स और रेजिन्स है, ठीक है। अब हम जैसे हम बार बार आपको बोल रहे थे कि एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि दिस आर द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन टुगेदर ऑफ द मॉलिक्यूल। एडिशन पॉलीमर में सिंपल सी बातें हैं कि हम क्या करते हैं कि एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो सिंपली ऐड होता जाता है, उसमें कुछ एलिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। आप सिंपल बोल सकते हो एडिशन पॉलीमर्स में कि द एडिशन पॉलीमर में हम बोल सकते हैं द
है ना, रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर जो होगा, है ना, इफ एक्चुअल एटम्स ऑफ मोनोमर विच इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर में, कि जैसे मैं एक एग्जांपल अभी लेके बताता हूँ, एग्जांपल आप ऐसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे सपोज करो हमने क्या लिया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है, इथीन में 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसका हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। आप बोलोगे सर व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन बच्चा क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मोनोमेरिक यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया है, और इससे हमने ये एक रिपीटिंग यूनिट बनाया, ठीक है, ये एक रिपीटिंग यूनिट बनाया, और इसी को हम क्या करते हैं ना, n टाइम्स ले लेते हैं, है ना, इसी को हम क्या करते हैं, n टाइम्स ले लेते हैं ऐसे, और ये आपका क्या बन गया, n टाइम्स। तो ये रिपीटिंग यूनिट है, और ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो आप इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें भी 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, और जो मोनोमर है उसमें भी क्या है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें जो एक्चुअल एटम प्रेजेंट था इस मोनोमर्स में, वो एग्जैक्टली अगर रिपीटिंग यूनिट में प्रेजेंट हो तो हम उसे एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, जब कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, तो उससे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, और उससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है कि दिस आर पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन टुगेदर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब सिर्फ एडिशन होता है, देयर इज नो एलिमिनेशन एट ऑल, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग, है ना, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। तो आप सिंपल जान सकते हैं, दिस आर द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन टुगेदर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग, द प्रोसेस कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो सकता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट हम यूज करके करा सकते हैं। बट सी, अगर आपको समझ में आता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन तो आप वहां से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये सब प्रोसेस, मतलब अभी का अब जो टाइम है, आपको सब्जेक्टिव के लिए ये लिखना पड़ता है, बट एमसीक्यूज के लिए सिर्फ आप डेटा याद रख लोगे कि तो वो सफिशिएंट है ना, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको, है ना, ये सारे प्रोसेस कैसे होता है वो करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बट इफ यू वांट देन आई कैन ड्रॉ इट्स आल्सो। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जैसे हम इसके लिए जो होता है, जैसे ये लिया, है ना, स्टाइरीन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्टाइरीन, है ना, बेंजीन पे अगर इथिन लगा हुआ है तो इसको आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं, ये एक्राइलोनाइट्राइल है एक्सेट्रा, है ना, ये सारे जो पॉलीमराइजेशन होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो मैकेनिज्म का बेटा आपको सिंपल सा होता है कि अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, अगर आपको याद होगा तो चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, और चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। ये 3 स्टेप हम फ्री रेडिकल में यूज करते हैं, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में हम कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं, पेरोक्साइड या तो बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, या तो कोई भी पेरोक्साइड लिया, इससे हमने क्या किया, आरओ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया। अब जैसे क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आरओ फ्री रेडिकल है, अब इसका जो है हमने होमोलिटिक फिजन कर लिया। अब बताओ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, बट 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, इसलिए आरओ का फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक जाके करता है, और अटैक करने के बाद क्या करता है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाता है, यही एन टाइम्स चलता रहता है, ठीक है, और बाद में हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसे ही कैटायनिक पोलिमराइजेशन होता है कि कैटायन एक इनिशिएट करता है, जैसे यहाँ पे लिया H+ तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो 2 डिग्री बना, फिर यहाँ पे तो ये कहाँ पे ऐसे अटैक करके करके चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H+ पे अटैक किया तो बेटा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता था 2 डिग्री, बट 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। फिर अगर यह यहाँ पे जाता है तो ये CH2 अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायंस बनेंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे ही ये क्या करेगा, फिर से वो यहाँ पे अटैक करेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, ऐसे करके वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक लॉन्ग चेन बनाएगा, और बाद में हम टर्मिनेशन के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये बना देगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टर्मिनेट करने के काम में करेगा। वैसे एक अनायन इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, अनायन में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनाइन है तो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोनाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर जिगलर नेटा कैटलिस्ट से के हेल्प से बना सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है बेटा, जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो समझा ही दिया कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है,
कि formed by the combination of two or more than two different types of monomers having different functional group, है ना, with the elimination of some water, ammonia, methyl alcohol, etc. The polymer is called as what? Condensation polymer. So condensation polymer formed by the combination of monomers with the elimination of simple molecules such as water or alcohol. This process is called condensation polymerization. Now, example: protein, starch, cellulose, glycogens, nylon, bakelite, etc. ठीक है, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोल सकते हो। तो कभी कभी आपसे पूछा सकता है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज डैश, तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी आप बोल सकते हैं ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। और जो एडिशन पॉलीमर होता है उसको चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ इथेन, बट देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, है ना। अब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, याद है आपको, ये ब्रांच स्ट्रक्चर था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। अंडर प्रेशर ऑफ ये 100,000 टू 2000 एटीएम होता है, ठीक है। सिर्फ क्या डिफरेंस है उसके कंडीशंस का, ठीक है। यहाँ पे हम पेरोक्साइड इनिशिएटर यूज करते हैं, लो डेंसिटी होता है, केमिकली इनर्ट होता है एंड टफ होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इंसुलेशन की तरह काम कर सकता है, है ना, इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेट करने के लिए, ठीक है। स्पीच बोटल्स जो आप पानी पीने के लिए यूज करते हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो हम जिगलर, नट्टा, कैटलिस्ट, है ना, और ये टेम्परेचर 6 to 7 एटीएम डालते हैं, प्रेशर, लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हाई डेंसिटी एंड क्रॉस लिंक्ड, है ना, पॉलीमर्स है। और इसके ये भी केमिकली इनर्ट होता है, बट इट इज मोर टफर एंड हार्डर एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। मैन्युफैक्चर बकेट्स बनाने के लिए, डस्टबिन, बोटल्स एक्सेट्रा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना, रिमार्केबल पॉइंट्स है ना, और जिसे हमें ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, दोनों का ही मोनोमर क्या है, इथीन ही है, बट क्या कंडीशन डिफरेंट है कि ये कंडीशन पे कराया तो हाई डेंसिटी बनेगा, ये कंडीशन पे कराया तो लो डेंसिटी बनेगा। अब हम आते हैं बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन पॉलीमर्स, है ना। अब हम पॉलीमर्स का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें क्या आता है आपका, पॉलीथीन। क्या आता है आपका, पॉलीथीन आता है। तो जैसे ही पॉलीथीन आया आपका, तो पॉलीथीन में हम सबसे पहले, पॉलीथीन नाम से पहले आपको जानना है कि पॉलीइथीन, ऐसे ब्रेक करके पड़े। तो पॉलीइथीन मतलब जो इसका मोनोमर है वो क्या है, इथीन है। अब इथीन का सब बच्चों को स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन, ठीक है। इसी को n टाइम्स ले लिया, पॉलीमराइजेशन किया। पता है बेटा ये बहुत ही आसान है। जैसे सपोज करो ना, हमने बोला कि पॉलीथीन है तो इथीन है, इसका हमने क्या किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यूज करना स्टार्ट किया। तो ये सपोज करो ऐसा बना। अभी देखो ये पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन सपोज करो हमने ये लिया, ये बना। और अभी सपोज करो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इथिन के, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, इसका फ्री रेडिकल, तो इसका फ्री रेडिकल इससे 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 करके क्या करना जाएगा, ज्वाइंट करता जाएगा, और यही इथिन बनेंगे। ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा, इसको n टाइम्स ले लोगे तो पॉलीइथीन बन जाएगा। तो सिंपल है ना। तो अगर आपने देखो ये इथिन है और इसमें ऑक्सीजन या पेरोक्साइड रेडिकल यूज किया, और 1000 to 2000 एटीएम जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था, और हाई टेम्परेचर यूज किया, तो इससे जो पॉलीथीन बनेंगे वो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेंगे। अगर इसी में आपने क्या किया, इथीन लिया, और इथीन से आपने इसमें TiCl4Al, है ना, ET थ्राइस, है ना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बोलते हैं, इसी कैटलिस्ट को हम जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बोलते हैं। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है ना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, या तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ही आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ से करते हैं तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉलीप्रोपाइलिन। अब जैसे पॉलीप्रोपाइलिन पढ़ेंगे तो हम क्या ले रहे हैं, प्रोपाइलिन, है ना, प्रोपीन आप बोल सकते हो। बेटा देखो कितना आसान है, इसको कुछ नहीं किया, इथीन की तरह ही से ट्रीट कीजिए आप। देखिए ये है ना आपका इथीन हुआ, बस एक एच हटा के CH3 लिख दिया। अगर मैं बोलूं कि अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जैसा होता है कि अगर आप दोगे तो यहाँ पे और ये यहाँ पे बनता है, सपोज करो, तो ये CH और ये CH3 एंड CH3, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, ऐसा सपोज करो, ठीक है। अभी अगर आप और अगर बोलोगे सर, और हमने अब ये ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अब देखो इसका फ्री रेडिकल इससे कंबाइन करेगा, और होगा तो और इधर कंबाइन करेगा, ये वाला पार्ट आप देखोगे बार बार रिपीट करेगा, यही इसका रिपीटिंग यूनिट हो गया, और इसी को n टाइम्स हमने दिखा दिया तो पॉलीप्रोपाइलिन है। तो बहुत आसान है। अब पॉलीस्टाइरीन लो, अब इसमें भी देखो सेम ही है, कुछ नहीं किया है इसमें। अभी यहाँ पे CH3 था, इस CH3 की जगह पे फिनाइल लगा दिया, है ना। अगर फिनाइल लगा दिया फिर से वही बातें हो गया, CH, ये CH2 हो गया, यहाँ पे फिनाइल लगा,
हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, इसका होमोलिटिक फिजन करना है। होमोलिटिक फिजन करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देंगे, तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये CH है और यहाँ पे CH2 ऐसे है। फिर से अगर आप देखेंगे बच्चा तो CH है ना, ऐसे चलता रहेगा। आप खुद ही सोच के देखिए, ऐसा चलता रहेगा क्या, चलता रहेगा। और भी बनाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है इसका फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो ये वाला पार्ट रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा बेटा। और इसी को जब हम n टाइम्स ले लेते हैं तो ये बन जाता है पॉलीस्टायरीन। इट इज मेड फ्रॉम स्टायरीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीस्टायरीन। बातें समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। इन शॉर्ट वी से इट इज PVC, है ना, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो हम यूज करते हैं विनाइल क्लोराइड। अगर बेटा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इथीन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो इथीन होता है, बट यहाँ पे Cl आ गया। अब बताइए कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, वही फ्री रेडिकल हमें करना है ऐसे ही। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चा, CH2 और ये CH Cl, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएंगे। फिर अगर आप लोगे CH2, ये फ्री रेडिकल Cl, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। आप ऐसे और लोगे बच्चा, बहुत सारा फ्री रेडिकल बनता जाएगा। तो इससे 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 ये कंबाइन करता जाएगा, तो यही बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए रिपीटिंग यूनिट हो गया, इसी को n टाइम्स लिख दिया, तो पॉलीविनाइल, है ना, क्लोराइड बन गया PVC, ठीक है। फिर से हम क्या कर सकते हैं बच्चा, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। अब ये बोर्ड में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया आता था कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, है ना, राइट टू यूजर्स आल्सो, है ना, आपको पूछा सकता था, बहुत बार पूछा गया भी है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर, है ना, या PTFE लिख देते थे। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन है, इसी को हम टेफ्लॉन बोलते हैं। तो जो टेफ्लॉन है वो CF2 डबल बॉन्ड CF2, मतलब देखो इसका नाम टेट्रा फ्लोरोइथीन। अब इथीन है तो इथीन में तो दो ही कार्बन होता है ना बेटा, ऐसे लिखते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया। अब बोला टेट्रा फ्लोरोइथीन, तो सारे हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्लो। और तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना है। तो जैसे ये हुआ आपका, तो ये CF2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से अगर आपने लिया ऐसे करके तो ये ऐसे हो जाएगा, ये है ना, ऐसे ऐसे करके ये n टाइम्स चलता है ना। तो ये हो गया पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। यूजर्स क्या हो गया, मेकिंग ऑयल सील्स एंड गास्केट्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्टिक यूटेंसिल। तो घर पे हम नॉन, है ना, स्टिक यूटेंसिल यूज करते हैं, उस पे जो है ये यूज किया जाता है ना। तो हमारे लिए यूजफुल है ये। फिर हम यूज करते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। जब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हम किसको बोलते हैं बेटा, इन शॉर्ट पैन, और इसी को ओरलोन बोला जाता है, ठीक है। और जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है ये भी सेम ही है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, Cl, बस साइनाइड लगा दिया, साइनाइड लगा दिया। कुछ नहीं करना है बेटा, फिर से वही एकदम सेम मैकेनिज्म, एवरीथिंग विल बी सेम हियर आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर से इसका होमोलिटिक फिजन कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, CH2 फ्री रेडिकल CH, और यहाँ पे CN, ये फ्री रेडिकल। आप देख लीजिए, फिर से हम यही लिख सकते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि आसान ही है, टफ नहीं है। और nobody are going to ask you these things in the entrance examination, they are going to ask you only कि what are the polymers of polyacrylonitrile, they will give you 4 structure, just we have to identify which is the correct, है ना, पॉलीमर ऑफ, है ना, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टैन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये पॉलीक्राइलोनाइट्राइल्स हो गए। इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज अ ओरलोन और एक्रिलिन, है ना। तो उल बनाने के लिए यूज किया जाता है, या तो आप जो देखते हो रिंकल फ्रीज क्लोथ होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको आयरन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो नायलॉन 6 है, तो नायलॉन 6 जो होता है ये होता है कैप्रोलेक्टम, है ना। इसके लिए जो मोनोमर यूज किया जाता है कैप्रोलेक्टम यूज किया जाता है, COONH, और यहाँ पे CH2 बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप के एडिसेंट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसको बीटा बोलते हैं, गामा डेल्टा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन पे जाके ये खत्म हुआ, इसलिए इसको एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम बोल रहे हैं। इसको हीट करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, है ना। और इसमें अगर आप वाटर डाल दो तो, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें जो आप बोल सकते हो कि वाटर आप यूज कर रहे हो, वाटर यूज करने से क्या हो रहा है इसका, है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर इसको 533 से 543 केल्विन पे टेम्परेचर यूज कर दो तो नायलॉन 6 बनेगा। ये अभी JEE मेंस में ही क्वेश्चन आया था 2018 या 19 के पेपर में। उन्होंने सिंपल पूछा था कि
हाइड्रेशन मेथड कौन से पॉलीमर में यूज किया जाता है ना। तो नायलॉन 6 में क्या आता है, नायलॉन 6 में जो कैप्रोलेक्ट्रम है उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इसे 533 से 543 केल्विन पे करेंगे तो पॉलीमराइजेशन होकर ये नायलॉन 6 बनेगा। ये बेटा बहुत आसान होता है, जैसे OH हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये बना सपोज कीजिए, और ये कितना 1 2 3 4 5 ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH2 का है ना होल 5 हो गया ये, और ये आपका NH और H हो गया। अब इसी को आप एक बार और ले लो, C डबल बॉन्ड OH, आप ऐसे तो ले सकते हो n टाइम, है ना। तो CH2 का ये क्या हो गया होल 5, और ये आपका हो गया NH, ठीक है। और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो ये क्या बन जाता है, अमाइड लिंकेज आता है। तो आप ये भी जान सकते हो कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ऐसे भी याद रखना है कि नायलॉन जो होता है ना, नायलॉन में क्या होता है कि अमाइड लिंकेज होता है। क्या होता है बच्चा, अमाइड लिंकेज होता है। क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है। तो ये आप याद कर सकते हो कि नायलॉन पूछ लिया है कि अमाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होता है, तो नायलॉन 6 में प्रेजेंट होता है ना। टायर कोड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, इसके क्या हो गए एग्जांपल्स हो गए। वैसे हम नायलॉन 6 यूज करते हैं। नायलॉन 6 के लिए बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, जो मोनोमर्स है हेक्सा मिथिलीन डायमीन, और इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं। देखो अभी जो इस साल केमिस्ट्री के पेपर हुए उसमें उन्होंने पूछ दिया था कि राइट द IUPAC नेम ऑफ एडिपिक एसिड, है ना। बार बार मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ कि अगर एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ से 1 स्टार्ट करोगे, 6 कार्बन का एसिड है, तो आप इसे बोल सकते हो हेक्सेन, ठीक है। 1,6 डाइओइक एसिड, है ना। मैं बार बार लिखता भी हूँ, समझाता भी हूँ, है ना, कि ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड आता है। तो कभी कभी वो क्या कर सकते हैं आपको, है ना, उसके IUPAC नेम भी पूछ सकते हैं, कॉमन नेम दे। ये एडिपिक एसिड हो गया, है ना। इसको हम 553 टू हाई प्रेशर देते हैं। बेटा ये जैसे ही NH2 ग्रुप और ये एसिड वाला ग्रुप दिखे ना, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये NHCOO का बॉन्डिंग हो जाएगा, इधर से भी ये OH निकल जाएगा, इधर से भी ये H निकल जाएगा, तब ये बनता रहेगा। तो ये इसका नाम नायलॉन 6 क्यों पड़ा है, तो नायलॉन तो चलो ठीक है, 6 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 6। अच्छा, ऊपर वाला जो था उसको नायलॉन 6 ही क्यों बोला था, क्योंकि इसका जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6 दिया था। अच्छा, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा है, तो मतलब सेम टाइम में, है ना, एक न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था, सेम टाइम में ये पॉलीमर्स बताया था, और अप्रूवल मिल गया था कि हाँ ये ठीक है। तो ये दोनों कंट्री से आया था सेम टाइम में, सेम प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, इसीलिए न्यूयॉर्क से NY ले लिया गया, लंदन से LON लेके इसका नाम लाइनर रख दिया गया, है ना, कि याद रहे, याद रखने के लिए। तो इसका यूज जो है शीट्स बनाने के लिए, ब्रशेस बनाने के लिए, ब्रशेस बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। वैसे बेटा अगर आप नायलॉन 6 और 10 लेना चाहते हो, तो नायलॉन 6-10 अगर आप लेंगे, तो नायलॉन 6 के लिए तो आपको पता है कि हमने जो ऊपर यूज किया वो क्या है, हेक्सा, है ना, मिथाइलिन डायमीन, ये हमने यूज कर लिया। अब जो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन है बच्चा, और इसमें क्या करते हैं, सेबसिक एसिड यूज करते हैं, या तो सॉर्बिक एसिड आप बोल सकते हो, है ना। सेबसिक एसिड यूज किया। अब इसमें भी देखो ये वही करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, यहाँ से OH और H निकल जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दो, ये रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 कार्बन था और यहाँ पे 10 कार्बन आ रहा है, इसलिए इसका नाम नायलॉन 6-10। इसमें भी अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो अब याद क्या रखना है कि अमाइड लिंकेज प्रेजेंट इन, ठीक है, नायलॉन्स। नायलॉन्स में कौन से लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। वैसे फिर हम क्या करते हैं बच्चा, पॉलीस्टर्स यूज करते हैं और डेक्रोन यूज करते हैं, टेरिलीन। अगर पॉलीस्टर बोले, डेक्रोन बोले, टेरिलीन बोले, सब एक ही चीज है, तो हमें क्या करना है, इसको भी यूज करना है ना। तो पॉलिस्टर, डेक्रॉन और टेलिन हम पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या यूज करते हैं, मोनोमर्स, टेरेथेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल यूज करता है। जो टेरेथेलिक एसिड होता है बच्चा, उसमें देखो यहाँ पे अल्कोहल है और एसिड है, पता है बच्चा, अल्कोहल और एसिड रहता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, और यहाँ से भी आप H और यहाँ से OH निकाल सकते हो, और ये आप बना सकते हो, ये इससे डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, ठीक है, और ये बना लेगा। अब इसमें कौन सा लिंकेज हुआ, ईस्टर लिंकेज, तब से क्या बोल सकते हो, ईस्टर लिंकेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट इन डैश, तो आपको याद रखना पड़ेगा पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को ये हम और क्या बोलते हैं, डेक्रोन, टेरिलीन, है ना। इसके लिए, है ना, कंडीशन ये लेते हैं ना, कंडीशन अगर आप याद रखो तो बेस्ट है, नहीं तो जनरली पूछा नहीं जाता है ना। इसको 420 टू 460 केल्विन पे हीट करते हैं और जिंक एसिटेट एंटीमनी या ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। यूजेस अगर आप देखेंगे तो डेक्रोन फाइबर इज, है ना, फ्रीज रेजिस्टेंस होता है एंड इज यूज्ड इन, है ना, ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वुल फाइबर्स। ऑल्सो
क्या होता है, ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल सेफ्टी हेलमेट्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा बेटा हम पढ़ते हैं, है ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। और इसको नोवोलैक एंड बेकेलाइट भी बोलते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें नोवोलैक जो होता है वो लीनियर पॉलीमर शो करता है, और ये जो है क्या करता है, 3D पॉलीमर्स होता है जो बेकेलाइट होता है। नोवोलैक का यूज हम पेंट्स में करते हैं, और बेकेलाइट का यूज स्विचेस फॉर्म ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये सर प्रॉपर ड्रॉ कीजिए आप, मैं प्रॉपर ड्रॉ भी कर सकता हूँ। कि जैसे अगर आप यहाँ पे आपने लिया कि मैंने बोला कि ये, है ना, मैंने जैसे, है ना, मैंने जैसे कि आपको, 1 मिनट वेट, है ना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो यहाँ पे बच्चा हम क्या करते हैं, ये फिनॉल लेते हैं, ये हमने फिनॉल ले लिया, और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। जब आप फॉर्मल्डिहाइड से इसका रिएक्शन कराते हो ना, तो आप देखोगे इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा आप बोल सकते हो होता है। ये फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इससे CH2OH बनता है ना। और ये प्रोडक्ट जो है आपका ऐसे भी बनता है ना, OH, और ये पैरा पे आएगा CH2OH। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। तो बहुत सारे जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, अभी हो सकता है क्या ऑर्थो पैरा पे भी ये बने, OH CH2OH और यहाँ से CH2OH, है ना। अब ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब अगर ये भी हाइड तो और इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये पैरा पे है, तो पैरा बोल सकते हैं। और अगर इसको बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो कमा पैरा डाईहाइड्रोक्सी, दोबारा आया इसलिए डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, फिनॉल बोल सकते हैं, ऐसे आप इसका नाम दे सकते हो। तो अगर हमें नोवोलैक बनाना होता है, नोवोलैक, तो नोवोलैक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मोनोमर्स यूज किया जाता है इसके लिए ना, सिर्फ ध्यान में रखना है बेटा, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लिया जाता है, ऐसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ऐसे लिया जाता है। ठीक है। अब इसी को आप एन टाइम्स लोगे, तो एन टाइम्स लेने का मतलब क्या होता है बच्चा, पता है कि जैसे ये आपका आपने ले लिया OH और यहाँ पे CH2OH ले लिया, ठीक है। और अगर आप ऐसे इसको क्या करो, एन टाइम्स तक लेते रहो, है ना, आपको अगर लेने का मन है जितना उतना ले सकते हो, है ना। एक्सप्लेन करने के लिए 3 4 2 ही का सफिशियंट होता है। जो OH आपने ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया आपने, CH2OH ले लिया। तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, वाटर है, H है सॉरी, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, ये यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए हीटिंग से, और फिर यहाँ से H जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाए, मतलब कैसे भी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे थोड़ा तो क्या बन पा रहा होगा ये, है तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा OH, है ना, इधर से ये लिंक हो जाएगा, तो चलता रहेगा, ये CH2 हो जाएगा, है ना, ये आपका OH होगा, यहाँ से ये CH2 सॉरी OH होगा, फिर इससे ये, है ना, सब ऑर्थो पोजीशन से ऐसे जाके क्या होगा, लिंक हो जाएगा, है ना, ऐसे करके चलता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोवोलैक। पता चला क्या कैसे नोवोलैक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बेकेलाइट बनाने के लिए हम नोवोलैक लेते हैं, नोवोलैक तो लेना ही पड़ता है, और ऑर्थो पैरा डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लेता है। तो नोवोलैक व्हेन हीटेड विथ ऑर्थो कॉमा पैरा डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इट फॉर्म्स, है ना, बेकेलाइट। कैसे मैं बताऊं, कि जैसे सपोज करो ये नोवेलैक, ये तो नोवेलैक है ही आपका, मतलब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जैसे सपोज करो हमने CH2 ले लिया, है ना, इधर से ये आपका, है ना, ये आपका ऐसा ले लिया OH, और ये CH2 ऐसा ले लिया, सपोज सपोज करो ऐसा ले लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज करो कि ये जो OH है ना इधर लिखता हूँ, एक OH को हम इधर लिखते हैं,
ठीक है। और हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थो पैरा ले रहे हैं, तो CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H लिख सकते हैं, इधर भी H लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये निकलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो आप यहाँ से अगर आप पूरा प्रॉपर दिखाएंगे ना, तो मुझे तो सिंपल याद रहता है कि मैं आप है ना बनाने का, ऐसे ड्रॉ करने का, कि आप क्या कर सकते हैं। आप देखें, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ तो ऐसा लिखना है। अभी OH ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, यहाँ पे भी OH ऊपर है ऊपर लिख दिया, इधर OH नीचे है नीचे लिख दिया, OH नीचे है नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला CH2 इससे लिंक है, इधर से भी CH2 आएगा और ऐसे चलता ही रहेगा ये चेन, और ये CH2 आएगा, इधर से ये चेन चलता रहेगा। यहाँ से भी क्या हो गया, देखिए ये CH2 इससे लिंक्ड हो गया, तो यहाँ पे ये CH2 इससे लिंक्ड हो गया बच्चा, यहाँ पे ये CH2 इससे लिंक्ड हो गया, और फिर अगर आप देखेंगे तो ये CH2 इससे लिंक्ड हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ से ऐसे अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे CH2 तो लिखिए तो चलता रहेगा, और यहाँ पे ये अगर CH2 लिखेंगे तो ऐसे। ठीक है, यही स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो किसका होता है, बेकेलाइट का। ठीक है, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर जान सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे तो यही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, हम लोगों ने बनाया था मोनोमर्स और तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लिया, और नोवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड मास जिसको हम बेकेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ करके बताया वो ड्रॉ है। जब ऊपर OH लिख दिया, नीचे जितना लिखना है सबको ऑर्थो पैरा से CH2 से आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो मेकिंग कॉम्स, ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल, ये सब के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे बेटा, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो, अगर आप पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म पूछोगे, तो NH2 है ना, और यहाँ पे क्या होता है HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है फॉर्मल्डिहाइड H। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है बच्चा, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो स्टेबल बनाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये बना देगा आपका NHCH2OH। आप अगर पूरा देखना चाहते हो तो मैं इसको R ले लेता हूँ और ये NH2 ले लेता हूँ, इसको इस पूरे को हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चा, R। अगर आपको जानना है तो, अगर आप जानते हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कम्प्लीटली, बट है ना, अगर किसी बच्चे को जानना है तो वो यहाँ से जान सकता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यहाँ से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। किसको इलेक्ट्रॉन दिया है, कार्बन को, कार्बन से क्या है O- है, और इससे 2 हाइड्रोजन है तो CH2 निकल सकता है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो खींच लेगा और न्यूट्रल बना लेगा, H+ देगा, यही H+ ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बना के RNH और ये CH2OH बनाएगा, जो कि ये वाला बना। ठीक है, इसको रेजिन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इसी का हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे 5 बॉन्ड्स होंगे, और फिर बेटा जब किया तो अभी और भी बहुत होंगे, तो यहाँ से अगर सपोज करो और पॉलीमर लिया, तो जैसे NH2 है, सपोज करो यहाँ से, और मतलब आपने ऐसा लिया तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ से ये CH2 लिंक हो जाएगा, इधर से ये लिंक हो जाएगा, इधर से ये लिंक हो जाएगा, इसको हम मेलामाइन पॉलीमर्स बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज में किया जाता है। ठीक है, फिर जो हम नेक्स्ट करते हैं वो क्या है, हमारा ग्लिप्टल है ना। ग्लिप्टल एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं वो किससे बनता है, थैलिक एसिड से और इथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। ये हमने मोनोमर्स के टाइम में भी एक्सप्लेन किया। तो थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। अगर आप थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो बेटा एसिड है, अल्कोहल है ना, समझाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से निकलेगा ये, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये निकल गया, और ये ऐसा लिंकेज हो जाएगा। इसका यूज किस में किया जाता है, पेंट्स में एडेसिव, जो आप देखते हो ना कि आपको बोला जाता है कि इसका 7 ईयर्स 10 ईयर्स वारंटी है ना, तो ये अगर पेंट में ऐड कर दिया जाता है तो एडेसिव नेचर का होता है, ये पेंट्स को है ना ऐसे होल्ड करके रखता है दीवारों में, और है ना इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है इसे ऐड करने से। ठीक है,
इसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो रबर है। रबर जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि नेचुरल रबर होता है। तो नेचुरल रबर बेटा क्या होता है कि नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर। नेचुरल रबर क्या होता है बेटा, में बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, है ना। और इसको हम और क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अच्छा देखिए 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगर आप एक को ऐसे कट करके देख लो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो तो क्या होगा बताओ, 1 2 3 और 4 दे दिया, मैंने मार्क कर दिया। तो 3 पे मिथाइल है ना। और सॉरी मैंने मार्किंग गलत कर दिया। तो भी नंबरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे अगर आप लोगे, है ना, नंबरिंग हमने गलत कर दिया तो यहाँ पे इसको देंगे तो 1 2 3 4। अगर हमने ये लिया तो 2 पे मिथाइल है और 2 3 पे क्या रहा, डबल बॉन्ड। तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन होगा। अब इसी का बेटा क्या किया हमने, पॉलीमराइजेशन कर दिया, ये ऐसे बना नेचुरल रबर। अब देखो इसको ऐसे अरेंज किया गया है कि ये सिस फॉर्म में होता है। तो सिस फॉर्म में होता है तो देखो यहाँ पे CH2 इन द सेम साइड, ऊपर CH2 सेम साइड है, इधर CH2 सेम। इसको नेचुरल रबर बोलते हैं। नेचुरल रबर किससे बनता है बेटा, है ना, किससे बनता है, आइसोप्रीन से। और जब बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन। अब बेटा अब देखिए ना, जैसे हमने वहां मार्क किया था, आप यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4। 2 पे है ना मिथाइल ऐसे करके किया है। अब देखो जैसे अगर आप यहाँ पे करेंगे, है ना, ये क्या गलत है, क्या इसमें कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा है, आप इसे करेक्ट कर लें, है ना। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा और ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3। इसको हम बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। और एक होता है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। जो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पता है ना, एक CH2 जरूरत, एक CH2 ऊपर होगा, बस इतना ही करना है। बट ट्रांस पॉली आइसोप्रीन क्या होता है, क्रिस्टाइन नेचर का होता है और इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बूटा परचा रबर इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम है, ध्यान में रखें इसको। एक्चुअली इसके बाद जो हम पढ़ते हैं बेटा वो क्या होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो जो नेचुरल रबर होता है इज नॉट मच मोर इलास्टिक। जो नेचुरल रबर होता है इज नॉट मच मोर इलास्टिक, बट रबर इलास्टिक होना चाहिए। तो नेचुरल रबर को जैसे जैसे खींचते हैं ना, पुल करते हैं, तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसकी इलास्टिसिटी जो होती है बहुत वीक होती है ना। नेचुरल रबर इज नॉट मच मोर इलास्टिक एंड नॉट ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता। तो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर हम क्या करते हैं, उसमें 3 to 5% सल्फर ऐड कर देते हैं। जिससे जितना आपको ऐड, जिस टाइप का इलास्टिक नेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम सल्फर ऐड करते हैं। और जो नेचुरल रबर में एडिशन ऑफ 3 to 5% है ना सल्फर को ही हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना। और वल्कनाइजेशन करने से क्या होता है कि जो रबर है उसका इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, अपीयरेंस, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है। और फिर वो, है ना, ब्रेक नहीं होता। जैसे आप सपोज कर लो ये आपका क्या है ना, नेचुरल रबर है और नेचुरल रबर में हमने 3 to 5% सल्फर ऐड कर दिया, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया, क्रॉस लिंक हो गया सल्फर, ये सल्फर। तो इसका इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप बताओ नेचुरल रबर क्या होता है, इट्स नॉट मच मोर इलास्टिक एंड ड्यूरेबल। टू improve its elasticity and durability, है ना, we add 3 to 5% of sulfur, है ना, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। और वल्कनाइजेशन से क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, ये सब बढ़ जाता है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये बूना एस है तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर हम पढ़ते हैं। अब ये सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में आता है। तो बूना एस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, बेटा देखो ये बहुत ही आसान होता है कि ऐसे जनरल बोला ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। तो ब्यूटाडाइन में ना देखो ये लिया 1 2 3 4, डाइन मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आएगा। तो इसको अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटा, है ना, 1 3 डाइन लिखना है तो। बट इसको शॉर्ट में क्या लिखता है, ब्यूटाडाइन, और स्टाइरिन लेता है। इसमें पता है बस एक ही चीज करना है कि ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब देखो पता है डबल सिंगल डबल बॉन्ड है तो हम इसका होमोलिटिक फ्यूजन कर सकते हैं, और ये पता है ये यहाँ पे आ जाएगा CH2, है ना। अगर हमने यहाँ पे दिखाया तो ये पॉजिटिव, और ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 ऐसे निगेटिव दिखाया सपोज। और यहाँ पे जो स्टायरीन है इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे निगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया सपोज। तो ये निगेटिव क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना के क्या करेगा, एक लिंक बना लेगा ऐसे। तो इस ये से जो बनता है वो बुनाएस। बुनाएस के लिए आप याद रखिए कि क्या यूज करता है मोनोमर, तो ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। तो इस ये कहाँ पे यूज किया था, ऑटो टायर्स में, फ्लोर टाइल्स में, फुटवेयर्स में, है ना, और केबल इंसुलेशन में यूज किया था। अब देखिए ना सब
एक जैसा ही होगा। बुना एन है तो इसमें ब्यूटाडाइन यूज किया था और पैन। व्हाट डू यू मीन बाय पैन? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, वही चीज है बेटा, वही यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आप लोगे तो इसमें क्या है, 1 2 3, 1 2 और 3 4 पे है, तो इसका वही ये हेट्रोलिटिक फिजन करके डबल बॉन्ड कहाँ पे ले आएंगे, 2 3 के बीच में ले आएंगे और इसको ब्रेक करके ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा, इसमें किया जाता है ना। वैसे ही नियोप्रीन करते हैं बेटा, सेम है, नियोप्रीन के लिए एक ही मोनोमर यूज किया जा रहा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और इससे लिंक हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CCl है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो अभी क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, डबल बॉन्ड 1 2 और 3 4 के बीच में, तो इसका होमोलिटिक फिजन सपोज करो हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH CCl डबल बॉन्ड CH एंड CH, तो अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया ना किसी से कंबाइन करने के लिए। इसी ये रिपीटिंग यूनिट हो गया, इसी को हमने एन टाइम्स ले लिया, इसको बोला नियोप्रीन। इसका यूज कन्वेयर बेल्ट्स में, गास्केट्स में, हॉसेस मतलब पाइप्स वगैरह में यूज किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, एक दूसरा आपका होता है बेटा ब्यूटाइल रबर। जो ब्यूटाइल रबर होता है उसको हम आइसोब्यूटलीन से बनता है, आइसोप्रीन बनता है। आइसोप्रीन अभी आपको पता है कि मैंने बताया अभी, आइसोप्रीन जो होता है वो क्लोरोप्रीन था एक अभी नेचुरल रबर बनाने के लिए, आइसोप्रीन में 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन रहता है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से वही स्टोरी है बेटा, यहाँ पे इसका हम कर दिया फ्यूजन, जैसे भी करना है है ना, यहाँ पे निगेटिव डाल दो, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ऐसे करना है तो फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। आप ये पॉजिटिव इससे बॉन्ड बना के ये पॉलीमरिक चेन बना लेगा, ये ब्यूटाइल रबर हो गया, है ना। ये इनर ट्यूब्स है ना, च्युइंगम, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर वैसे पॉलीविनाइल एसीटेट है, तो आप इसके लिए ये वाला मोनोमर यूज करें, है ना। अब देखो पॉलीविनाइल एसीटेट में ये सिंपल एडिशन पॉलीमर जैसा हो गया, कैसे हो गया बच्चा पता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH अगर आपने लिया तो OC डबल बॉन्ड OCH3 है, सिंपल। तो इसका होमोलिटिक फिजन कर दीजिए आप, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, यही रिपीटिंग यूनिट कहलाएगा आपका, इसी को एन टाइम्स आप ले लीजिए तो पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। फिर हम क्या ले सकते हैं, पॉलीमिथाइल मिथ, है ना, एक्राइलेट हम यूज करते हैं, इसके लिए देखो स्ट्रक्चर सेम कॉन्सेप्ट बेटा, है ना, प्लेक्सी ग्लास, है ना, लियोसाइट एक्सेट्रा के लिए करते हैं। तो क्या है इसमें, आप इसको अरेंज अगर करेंगे तो डबल बॉन्ड C है और ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड OCH3 है, और फिर से वही करना है ना, आपको यहाँ से इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके इसको सिंपल, ठीक है, ऐसे कर देना है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूरिया लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, जैसा रिएक्शन हमने मेलामाइन में कराया था वैसे ही कराते हैं, इसको करा सकते हैं। सम एग्जांपल्स है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 पॉलीमर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है कि जैसे भी सपोज करो हम प्लास्टिक ये सब यूज करते हैं, है ना, तो वो टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होता, एज इट इज वो आपके एटमोसफेयर में एज अ सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेट होता जाता है और क्या करता है, हमारे एटमोसफेयर को पॉल्यूट करता रहता है। बट जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो क्या होता है, इसका टाइम के साथ डीके हो जाता है और डीके होने से हमारा एटमोसफेयर क्या रहेगा, पॉल्यूट रहेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही यूज करें। अब जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है इसमें अगर आप देखेंगे पॉली बीटा मतलब PHBV यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अच्छा, जो ब्यूट्रेट है मतलब ब्यूट्रिक एसिड से आया है और वेलरेट मतलब वेलरिक एसिड से आया, मैंने लिखा है पूरा, जैसे 1 2 3 4 कार्बन के एसिड को ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं। अगर कॉमन नेम लिखो तो अल्फा बीटा गामा, बीटा पे OH इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड IUPAC लिख सकते हो। सेम 5 कार्बन के एसिड को वेलरिक एसिड बोलते हैं, इसको भी अल्फा बीटा दिया तो बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड हो गया, और IUPAC आप ये लिख सकते हो क्योंकि कभी कभी IUPAC को पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वही है बेटा, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड ले लिया, ये ले लिया। अच्छा बेटा देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे अरेंज करना है आपको, CH है ना, यहाँ से बस OH को आप इधर रखते हैं, ठीक है, OH को आप यहाँ पे रख लें और फिर जो है ये CH2 है और COO OH को ऐसे लिखें। इसमें भी कुछ नहीं करे, ये जो एल्कोहलिक पार्ट है ना उसको OH को यहाँ पे लिख दे और जो इथाइलिक पार्ट है यहाँ पे उसको नीचे लिख दे, CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 एंड COO OH। ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा बेटा, एसिड और अल्कोहल से क्या करता है, वाटर निकलता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे तो कौन सा लिंकेज हो गया, ईस्टर, और ये PHB बन गया।
पीएचपीवी जो होता है इट इज स्पेशली है ना यूज्ड इन पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स में करता है। पीएचपीवी अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, है ना, इसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है एनवायरनमेंट में, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट पॉलीमर होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो होता है हम किस में यूज करते हैं, इसके लिए जो मोनोमर्स यूज किया जाता है ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड यूज किया जाता है ना। कैप्रोइक एसिड बेटा 6 कार्बन के एसिड को बोलते हैं। अब सिंपल देखो यहाँ से क्या करो, अमाइन और एसिड है तो वाटर निकाल दो, तो यहाँ पे जो आएगा वो अमाइड लिंकेज हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन जो होता है इसके लिए मोनोमर यूज करते हैं लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, और अब अगर देखेंगे एक एल्कोहलिक पार्ट है एक एसिडिक पार्ट है, यहाँ पे भी एक एल्कोहलिक पार्ट है एसिडिक पार्ट है। हमें क्या करना चाहिए, इसको ऐसे अरेंज करना चाहिए कि ये CH है OH लिखूं और इस CH3 को नीचे लिख दूं और ये C डबल बॉन्ड OOH हो आपका, और प्लस यहाँ पे क्या हो CH2OH है आपका, और यहाँ से C डबल बॉन्ड OOH है आपका, और ये यहाँ से वाटर निकाल देना। इधर से भी बेटा वही कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको बना ये स्टर्लिंग कलर। ठीक, तो ये हो गया कुछ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ पेजेस ऐड किया है, 2 पेज, जिसमें क्या है एक्चुअली कि कुछ मोनोमर्स है, उसके रिपीटिंग यूनिट है, पॉलीमर नेम है और कुछ यूजर्स है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 पेजेस हैं, अगर आप इतना पढ़ते हैं मतलब ये दिस 2 पेजेस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। मतलब अगर पूरा नहीं पढ़ना है, अगर आप ये 2 पेजेस भी याद रखते हैं तो क्या होगा, ये सब मोर देन सफिशिएंट होगा। जैसे सपोज पर हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया तो उसके लिए विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स लिया था, ये स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, और है ना ये आप नाम बता सकते हैं। तो ये जो है ना ये सैरन के लिए दिया हुआ है, तो ये अलग हो गया। तो ऐसे करके आप क्या बता सकते हैं, सब कह के करके आप बता सकते हैं, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो पॉलीमर्स के चैप्टर में इतना ही था बेटा। इतना भी अगर आप जितना मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर अगर उतना आपका हो गया तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, फिर हम न्यू वीडियो लेक्चर्स में क्या करते हैं कुछ दूसरे चैप्टर का रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।